नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज पाक अफगान बॉर्डर के करीब पारा चनार में कुरुम एजेंसी में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द ग्रुप अल अहरार ने कबूल की। दहशतगर्दी का हमला एक अमाम बारगाह के करीब हुआ, जहां ख़वातीन की एक मस्जिद भी थी। इसके नतीजे में कम से कम 22 अफराद शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। शहीद होने वाले और ज़ख्मियों में औरतों की और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। लंदन टॉक्स जो सरताज अजीज़ साहब और हनीफ अतमर, अफगानिस्तान के NSA हनीफ अतमर के दरमियान हुई, जिसके नतीजे में पाक अफगान बॉर्डर 32 दिन के बाद खुला। उसके बाद अल अहरार का यह पहला बड़ा दहशतगर्दी का हमला है और लंदन टॉक्स के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कोऑपरेशन के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, आज अलल सुबह पाकिस्तान से बहुत दूर साउथ कोरिया में साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट पाक, जिन्हें चंद दिन पहले प्रेसिडेंसी से अलग होना पड़ा जब वहाँ की नेशनल असम्बली ने उन्हें करप्शन और एम्बेजलमेंट और अपने इख्तियारात के गलत नाजायज़ इस्तेमाल पे इम्पीच करके हटा दिया प्रेसिडेंसी से। आज अलल सुबह वो गिरफ्तार हो गई हैं, गिरफ्तार होकर जेल में पहुँच गई हैं। प्रेसिडेंट पाक पे साउथ कोरिया में ये इल्ज़ाम है प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कि उन्होंने $38 मिलियन की सैमसंग और बहुत प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर करप्शन की है। $38 मिलियन का मतलब है पाकिस्तानी हिसाब से अंदाजन 4 अरब रुपए की करप्शन के उन पे इल्ज़ामात हैं। वो प्रेसिडेंसी से अलग हो गई हैं, जेल में चली गई हैं। आज ही के दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबका सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास्त, जिन पे प्रोसिक्यूशन का, नैब का और रेंजर्स के जो इल्ज़ामात थे वो तकरीबन 462 अरब रुपए की करप्शन के थे, जिसमें ज़मीन की एम्बेजलमेंट भी है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ। वो आज आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास्त आसिम हुसैन जो हैं वो रिहा हो गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में और सियासी हलकों में ये बहुत शिद्दत से चहमगोइयाँ हो रही थी, स्पेकुलेशन हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में एक मुकमुका डील हो रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में जब ये बात वाज़ेह हो गई कि अब शर्जील मेमन के आने के बाद आसिम भी रिहा होने वाले हैं, तो 2 दिनों में ये बहुत ही इंटेंसिफाइड स्पेकुलेशन हो रही थी कि एक डील हो रही है। गुज़िश्ता 24 या 48 घंटे में पाकिस्तानी मीडिया ने यही डिस्कस किया है। एक दिन पहले अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस पर एक स्पेशल इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर 2016 में थी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनको एक डील की ऑफर की और वो डील ये थी कि एयान अली को छोड़ा जाए। एयान अली छूट गई, आज डॉक्टर आसिम, उनको बेल मिल गई है। इससे पहले आसिफ जरदारी भी मुल्क वापस आ गए। ये भी देखा कि शर्जील मेमन जिनके ऊपर 5 अरब रुपए की करप्शन थी, वो भी वापस आ गए। हज स्कैंडल में वो इनके वजीर जो थे काजमी साहब, वो भी छूट गए। नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन बचाने के लिए पैनामा के खौफ की वजह से इन्होंने ये पूरी डील की। इन्होंने डील की आसिफ जरदारी से, डील के तहत वो वापस आए हैं। डील के तहत ये डॉक्टर आसिम छुटे हैं। डील के तहत शर्जील मेमन वापस आया है। डील के तहत एयान अली को छोड़ा। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो अपोजिशन लीडर हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कोई भी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे सकते हैं, लेकिन अगस्त 2016 की पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हवाला दे रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार साहब ने जो कुछ कहा उसको सुनने का वक्त आ गया। एक बहुत जिम्मेदार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। वो किसके पास आए, मैं फिलहाल नहीं कर, मतलब सीनियर लोगों के पास आए, और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ CBMs, तो CBMs क्या, उन्होंने कहा जी एक तो एयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें, और ये कंडीशन है इमरान खान साहब, ये कंडीशन है आपसे दूर होने की और हमारे नजदीक लगने की। अच्छा नाज़रीन, अब चौधरी निसार साहब के साथ गुज़िश्ता 2 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जो मोहब्बत है, जो वालिहाना मोहब्बत है, कोई ढकी छुपी नहीं है। इसी हफ्ते जनाब शर्जील मेमन साहब ने यूं जिक्र किया चौधरी निसार का। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह कानून का मजाक बना रहा है चौधरी निसार, मैं इस तरह के 10 मिसाल दे सकता हूं जहां पे चौधरी निसार ने यू टर्न्स लिए हैं। मैं 10 मिसाल दे सकता हूं। और अभी एक और चीज भी मुझे रिसेंटली इंकशाफ हुआ है
कि चौधरी निसार शहबाज शरीफ के फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इसका चौधरी निसार साहब ने क्या जवाब दिया शर्जील मेमन का, वो भी सुन ले। एक शख्स 2 साल गायब रहा, छुपा रहा, अपनी सफाई पेश करने का यहां से वारंट निकलते रहे, यहां हाई कोर्ट में जमानतें अप्लाई होती रहीं, कोई वजह तक नहीं आई। 2 साल के बाद यहां आया और कहा यह तो सब कुछ किया धरा चौधरी निसार का है। उसको चाहिए कि वो अदालत में जाके अपने 5 अरब, जो मैंने सुना है 5 अरब की जो करप्शन है उसका जवाब दे। चौधरी निसार करके चीखें मारते हैं। अजय, जहन में ये सवाल तो यकीनन पैदा होता है कि चौधरी निसार जो है वो क्यों टारगेट बने रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस वालेहाना मोहब्बत के। जरा मौला वक्त चांडियोही को सुन लीजिए 2016 में। इतने बड़े इस्लामी मुल्क के वजीर दाखिला कौमी सलामती की बातें नहीं करते, अयान अली की बातें करते हैं। असल में आपने अपना कद बुत बता दिया है, आपकी औकात ही अयान अली पे बोलने की है। नाज़रीन, सिंध के साबका चीफ मिनिस्टर साईं कायम अली शाह साहब तो बड़े ठंडे जज्बात के थे, लेकिन जब चौधरी निसार की बात आती है तो फिर साईं भी बड़े बोल पड़े। और ये 2015 का क्लिप है। अपने वजीर साहबान को रोकें, खास तौर पे एक वजीर में जो चौधरी साहब कहलाता है उसको रोकें, उसकी नहीं चलेगी, ये सिंध पर कब्जा करने वाले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी अखबारात में, पाकिस्तानी सियासत में और आप सब में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाई IQ होगा, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सोचते होंगे आप चीज़ों पे, लेकिन मेरी तरह का जो एवरेज इंटेलिजेंस का, एवरेज IQ का शख्स है, वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार गुज़िश्ता 2 बरस में आखिर ऐसा क्या कर रहे थे कि पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी तमाम क़यादत जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस कदर बरमला मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रही थी। चौधरी निसार जो हैं और उनके जो करीबी रफ़्क़ाकार हैं, उन्होंने दबे अल्फाज में हमेशा ये कहा कि मामला अयान अली के बाहर जाने का है, मामला डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़मानत का और उनकी रिहाई का है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबका गवर्नर पंजाब, साबका मिनिस्टर सेनेटर जनाब लतीफ़ खोसा साहब से मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर आपके ये तमाम मामला इतनी तेज़ी से कैसे सेटल होने लग गए हैं, क्या हो रहा है, क्या माजरा है? जवाब उनका सुन लें। सुना डॉक्टर आसिम भी छुटने वाले हैं, फारिग हो जाएंगे, वो भी मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट वीक बाय because he is genuinely sick on medical grounds. But the impression is this कि ये सब एक political deal हो रही है। I am shocked really because you are mitigating my effort that I have put in or my professional. You see. खैर, आपने legally argument की strength पे जीता है पाकिस्तान में। Honest to God, yes, I can say this on any affirmation that you want. नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे मामला ठीक हो रहे हैं उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की वजह से, बेहतर वकालत की वजह से, लेकिन जो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग हैं, मेरी तरह के IQ वाले, और अवाम में बहुत बड़ी तादाद मेरी तरह की है, वो यकीनन देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आसिफ अली जरदारी साहब का फातिहाना तौर पर पाकिस्तान आ जाना, अयान अली का विक्ट्री साइन बनाकर पाकिस्तान से बाहर जाना, शर्जील मेमन साहब का एयरपोर्ट पर फातिहाना तरीके से लैंड करना, हामिद सईद काज़मी साहब का फूलों के हारों के साथ जेल से नमदार होना, और फिर डॉक्टर आसिम की जो है वो रिहाई इस तरह से होना, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो 2 केसेस ऐसे जिनका कम से कम आधी कौम जो है ज़ी-शऊर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पनामा केस का क्या फैसला आएगा, कब आएगा, वो ना आना, डॉन लीक्स की रिपोर्ट जो है जिसका मुद्दतों से लोगों को इंतज़ार है वो ना आना, तो फिर जाहिर है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो जन्म लेती हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से इन्हीं मामलों के ऊपर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर सईद गनी साहब मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर साहब, अगस्त 2016 में पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने जो कुछ कहा था एक डील के हवाले से, मुमकिन है वो मैं आपको छोटा सा टुकड़ा सुनाना चाहता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। एक बहुत जिम्मेवार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। वो किसके पास आए मैं फिलहाल नहीं कर, मतलब सीनियर लोगों के पास आए, और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ CBMs, तो CBMs क्या? उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें,
और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। और ये कंडीशन है इमरान खान साहब, ये कंडीशन है आपसे दूर होने की और हमारे नजदीक लगने की। नाज़रीन, चौधरी निसार साहब का ये टुकड़ा आपने दोबारा सुना अगस्त 2016 का। सेनेटर साहब, ये जब हम सुनते हैं और जो अब हम देखते हैं अयान अली का केस, शर्जील मेमन साहब का जो है, ये सारा कुछ जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक डील हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखें डॉक्टर साहब, बड़ी अजीब सी बात है। हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि डॉक्टर आसिम, जिनका नाम मुझे मैं कहूँ, देखिए ना, डॉक्टर आसिम का जिस तरह से हुआ है, शर्जील मेमन की वापसी हुई है, जरदारी साहब की अपनी वापसी हुई है, अयान अली का केस तो पुराना ही हो गया, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तानी मीडिया को ये कहना और इमरान खान का अब उनको कोट करना, आपको क्या, यानी क्या कहेंगे आप इसके? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब हमेशा ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो नाकाबिल यकीन होती है, लेकिन बहरहाल जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जो अभी आपने सुनाया, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म से बड़े गलत काम करवाए हैं। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह की फ़ाइल अगर मैं दिखा दूँ तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। खुर्शीद शाह ने खुद कहा कि भाई बताओ मैंने वज़ीर आज़म से कौन से काम करवाए हैं, एक नहीं बताया। खुर्शीद शाह ने खुद कहा कि जनाब वो फ़ाइल लोगों के सामने लेकर आओ, नेशनल असेंबली में खड़े होकर चैलेंज किया उनको कि जी बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, नहीं बताया। जिस दिन चौधरी निसार अली खान ने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी ने डील के लिए ये शराइत रखी हैं, हम उस दिन से पूछ रहे हैं कि उस मुअज़्ज़ज़ और मोतबर आदमी का नाम तो बताओ ना जो आपके पास पैगाम लेकर आया था। आज तक उस शख्स का नाम नहीं बताया गया। देखिए उन्होंने नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी के पास भी आया था। उन्होंने कहा कि एक और बड़ी सीनियर शख्सियत के पास पैगाम किसी के पास भी कोई अब वो इसाक डार साहब भी हो सकते हैं, कोई देखिए ना, इसाक डार साहब भी हो सकते हैं और नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। कि कोई ना आयो, ये भी हो सकता है। देखिए हम तो नाम पूछ रहे हैं ना, अगर आप मीडिया पे नहीं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि जो कुछ निसार साहब ने कहा वो अब सच नजर आने लग गया है। ये बात है, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट स्टैंड अलोन नहीं है, अब उसमें वजन पड़ गया है। जो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं आपको। पहले तो मैं ये साबित करना चाहता हूं कि चौधरी निसार झूठ बोलते हैं और जहां उनको जिसके खिलाफ बोलना चाहिए वहां वो बात नहीं करते हैं। दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए वो गायब हो जाते हैं और 10-15 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बजाय दहशतगर्दों की मजम्मत करें वो पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये खैर उनको बीमारी है, पीपल्स पार्टी उनके सर पे सवार है, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा और ये सारा हो गया, डॉक्टर आसिम पर मैं आपको यकीन से कहता हूँ जितने मुकदमात अभी बनाए गए हैं, चाहे वो एहतसाब के हों चाहे वो दहशतगर्दी के हों, सरीहन बेबुनियाद हैं। और ये जब केस चलेंगे तो आपके सामने और हकायक आएंगे और वो डॉक्टर आसिम बरी हो जाएंगे। केस चलाए तो जाए ना, चल नहीं रहे अभी तक। तो डॉक्टर आसिम के साथ तो ये ज्यादती होती रही कि उनका केस एक जज साहब सुनते थे पूरा, उसके बाद कह देते थे नॉट बिफोर मी, फिर दूसरा जज, फिर तीसरा जज, फिर चौथा जज। वो पता नहीं 6-7 जजेस ने तो ये किया उनके साथ। उनकी फाइल जो है वो जो पिछले चीफ जस्टिस से पता नहीं महीनों अपने पास रख जाते थे, किसी जज के आगे लगाते नहीं थे। तो एक चीज तो ये आपको नजर आती है, लोगों को नजर आती है कि जी उनको रिलीफ मिल गया। एक दूसरी चीज ये भी तो हो सकती है कि गलत और बेबुनियाद मुकदमात में वो 19 महीने तक जो है वो जेल के अंदर रहे। ये भी तो एक उसका हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि जो इल्जाम लगाया गया है वो दुरुस्ती हो। दहशतगर्दी के केसेस को अगर आप उठा के देखें तो किस तरह से उनके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को टेम्पर किया गया है, जो प्रूफ हो रहा है, जिसके शवायद मौजूद है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें की गई हैं। वो अब जब वक्त चलेगा सारी चीजें आपके सामने और भी आ जाएंगी। लेकिन सेनेटर साहब यहाँ एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान में जितने भी अरबाबे इख्तियार हैं और ताकतवर शख्सियात और सियासतदान हैं, जब भी वो किसी चीज़ का इल्ज़ाम उन पर लगता है, ये केस बनता है, वो यही कहते हैं कि हमें सियासी तौर पर टारगेट किया गया है। 462 अरब रुपए के देखिए साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट हैं उन पे 40 अरब रुपए का, उनका 4 अरब रुपए का उनके ऊपर एक्यूजेशंस थी, वो जेल में चली गई हैं, इम्पीच हो गई हैं, लोग सड़कों पे निकल आए। 4 अरब रुपए का केस था, यहाँ 462 अरब रुपए का केस था। तो वो तो प्रेसिडेंसी उनकी खत्म हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने आप बिल्कुल ठीक क्या करें। लेकिन अगर जिन्होंने इल्जाम लगाया है साबित करना उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है। अगर वो डॉक्टर आसिम के ये कहते हैं कि जी उन्होंने दहशतगर्दों का इलाज किया है, तो साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जिन्होंने कहा है उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर 462 अरब डॉक्टर साहब, मतलब कोई सोचने की बात है। वो कितने दिन वजीर रहा है, उसने कौन सा ऐसा काम कर लिया जो हर दिन वो तकरीबन 50 करोड़ या 1 अरब रुपए की उसने करप्शन, क्योंकि कुछ सोचने जैसी बात है। लेकिन बहरहाल चूंकि एक खबर बनानी होती है, एक किसी की कैरेक्टर एसोसिएशन करनी होती है, ये बातें आ जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि चले हम कह रहे हैं ना कि जो हमारे खिलाफ सियासी वो साबित करें, जिन्होंने कहा कि सारी चीजें ठीक है, जिनके पास शवाहिद मौजूद है, जिनके पास गवाह मौजूद है, साबित करें उन चीजों को। अब जो हामिद सईद काज़मी साहब का केस है, लेकिन सेनेटर साहब जो रिहाई हुई है वो तो मेडिकल रिहाई जो हुई है वो तो एक स्प्लिट डिसीजन है, 2 जज
साहिबान के दरमियान, जिसमें एक जज साहब ने कहा कि उनको इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में जाने की परमिशन होनी चाहिए, जबकि खुद डॉक्टर आसिम ने पहले JPMC को जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो है उसको उन्होंने सेलेक्ट किया था, और प्रोसिक्यूशन ने की कंटेंशन ये थी कि इस हॉस्पिटल में उनको तमाम मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, और एक जज साहब ने इसे एग्री किया, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा होने की, जबकि दूसरे जज साहब ने तो स्प्लिट डिसीजन हुआ है। ये तो चीज के करप्शन है या नहीं, इसका तो कोई फैसला हुआ ही हो जाएगा ना। मैं तो आपसे कहा कि वो केस जब चले ना, जब चलाएं जल्दी से साबित करें ना उन चीजों को। लेकिन डॉक्टर साहब अगर तो स्प्लिट डिसीजन हुआ है और इस मुल्क के कानून के मुताबिक फिर चीफ जस्टिस ने एक रेफरी जज को भेजा है, फिर उस रेफरी जज का इख्तियार होता है कि वो किस जज की तरफ जाता है। जिस जज ने बेल दी थी उसका डिसीजन भी उसकी तरफ आ गया है। नवाज शरीफ साहब के जो क्वाशमेंट के डिसीजंस आए हैं वो भी स्प्लिट डिसीजन था रावलपिंडी बेंच का, वो भी रेफरी जज के पास गया, उन्होंने कर दिया। हालांकि वो केसेस तो मेरिट पर डिस्पोज हुए ही नहीं है कहीं, और वो क्वाशमेंट हो गई थी। मैं तो सर साहब ये बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने वेलकम किया। दिसंबर में वो बोस्निया में थे, उन्होंने कहा मैं आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के मामला और अफेयर्स को हैंडल करेंगे। वो उस वक्त बोस्निया में थे, साराजेवो में, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी। अब ये सारे केसेस खत्म हो गए हैं। हामिद सईद काज़मी का आपने जिक्र कर दिया, जरदारी साहब आ गए, डॉक्टर आसिम का केस खत्म हो गया, शर्जील मेमन वापस आ गए, अयान अली जो है, अयान अली का तो हमने कभी तो क्लियरली लगता है ना कि कोई मामला आपके तय हो गए। देखें एक सब जगह लतीफ खोसा साहब वकील, देखें एतजाज एहसन साहब नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे, लतीफ खोसा साहब MQM के लोगों के भी वकील थे। तो एक अगर प्रोफेशनल वकील है तो उसके ऊपर आप ये पाबंदी लगाना चाहते हैं कि तुमने जिसका केस तुमने प्लीड किया तुम उस पार्टी के हो गए हो, या जो जिसका केस होगा वो तुम्हारी पार्टी का हो गया है। तो डॉक्टर साहब ऐसा होता नहीं है। कम से कम वकीलों को ये इजाजत दें कि वो जिस पार्टी का चाहे केस लड़ें। मैं आपसे एक्सप्लेनेशन आप देंगे कि पिछले 10-15 दिनों में ये तमाम फैसले हो गए हैं, पहले नहीं हो सके। पिछले 10-15 दिनों में अचानक ड्रामाई अंदाज में धमाका ठक ठक ठक, देखें क्या वजह है? तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये किसी डील का नतीजा है, तो फिर इस डील के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, इस डील के अंदर जो है वो सिंध हाई कोर्ट के पता नहीं कितने जजेस शामिल हैं। और मुझे हैरत होती है कि एक KPK का वजीर था ज़ियाउल्लाह अफरीदी, उसको PTI ने खुद करप्शन के इल्ज़ाम लगाए और उसको गिरफ्तार भी किया उनके एहतसाब कमीशन ने। पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत ले ली। अब कोई ये पूछे ना खान साहब से, क्या उन्होंने ज़ियाउल्लाह अफरीदी से डील कर ली या ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट से डील कर ली? वो क्यों उसकी जमानत हो गई जनाब? उसके ऊपर तो इल्जाम थे और आप खुद कहते थे कि बड़ा करप्ट आदमी है, उसने पता नहीं कितनी माइनिंग के अंदर उसने गड़बड़ की है कैसे। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान तो नहीं कह रहा है ना सेनेटर साहब, ये इमरान खान तो एक ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन सारा मीडिया आपने देखा पिछले 2-3 दिन से यही डिस्कस कर रहा है। खाली इमरान खान ने तो कल कह दिया है, ये तो सारा मीडिया यही डिस्कस कर रहा है। ये सवाल तो सभी के ज़हनों में। बड़ी बदनसीबी की बात है। और आसिफ अली जरदारी साहब हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, या पीपल्स पार्टी के और लीडर्स हों, जब उन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो सारा वो हमारे ऊपर हो जाता है। अब नॉर्मली रिवायती तौर पर हिस्टोरिकली अदालतें पीपल्स पार्टी की तरफ कभी उनका झुकाव नहीं रहा। उन्होंने पीपल्स पार्टी को कभी कोई अनड्यू फेवर नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनके बेशुमार फैसले मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो आइन और कानून के खिलाफ जाकर उन्होंने फैसले दिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के मैं आपको बेशुमार फैसले गिनवा सकता हूँ जिनको अनड्यू फेवर दिया गया है। लेकिन अगर उसी पीपल्स पार्टी को कुछ केसेस में रिलीफ मिलता है और पीपल्स पार्टी के ऊपर लगने वाले इल्जामात 15 साल बाद 20 साल बाद जाके साबित नहीं होते हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जेलों में भी रहकर आ जाती है, मुश्किलात से भी गुजर कर आ जाती है, उसके बाद भी अगर लोग यकीन ना करें कि ये केसेस झूठे थे तो इसका हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अदालत का तो नहीं है ना। अयान अली के केस में तो ये बात बड़ी वाजे थी कि प्रोसिक्यूशन ने और FIA ने, असल में FIA को लीड एजेंसी होना चाहिए था, लेकिन FIA ने कभी कोई केस ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। कस्टम इंटेलिजेंस जो एक कमजोर इदारा था जिसके पास इतनी रसाई ही नहीं थी केस को इन्वेस्टिगेट करने की, उससे ही मामला को डील किया गया और वहां पर भी यही बात थी कि पैगामात आ रहे थे। तो वहां तो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया ही नहीं। ये भी तो एक इल्जाम है कि जब डील होती है तो प्रोसिक्यूशन कमजोर हो जाती है। पहली बात तो यह है कि अयान अली के केस को ना मैंने फॉलो किया है और ना पीपल्स पार्टी ने कभी उसको ऑन किया है। अब वो आप जैसे दोस्तों की मेहरबानियां हैं कि हमारे गले में इसलिए डाल दिया गया कि लतीफ खोसा उनका वकील है, चलें आपकी मर्जी है। मुझे उनके केस का नहीं पता, लेकिन चूंकि ये तमाम FIA हो जाए या कुछ इमिग्रेशन के लोग हो जाएं, ये सब के सब चौधरी निसार अली खान साहब के मातहत आते हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो चौधरी साहब जाके उनसे पूछें कि उन्होंने क्या किया क्यों नहीं किया, लेकिन उस केस की तफसीलात मुझे नहीं पता।
आप शर्जील मेमन की बात करेंगे, अच्छा सुने ना, क्या ये हो सकता है कि चौधरी निसार की भी मजबूरियां बन जाती हों जब नहीं, मैं उनको तो बात हो कहता हूं जाती जी, हो या कोई ऐसी मतलब मामला तय हो जाते हो? मैं तो कहता हूं जी उसको तो बस अल्लाह माफ करे, जो तकब्बुर है उसको पता नहीं कहां लेके जाएगा उसका। लेकिन शर्जील मेमन के घर से 2 अरब रुपए भी निकल, आखिर इसकी क्या वजह है कि आपकी जमात के तमाम लोगों का गुस्सा चौधरी निसार ही पे निकलता रहा, पीएमएलएन के किसी और लीडर को आपने टारगेट नहीं किया, सिर्फ चौधरी निसार को? खुर्शीद शाह साहब ने, चांडियो साहब ने, आपने, एतजाज एहसन ने, शर्जील मेमन ने। उसकी वजह यह है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम समझते हैं कि चौधरी निशान दहशतगर्दों के हमदर्द हैं, और जब इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और चौधरी निसार जैसा वजीर दाखिला होगा तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाब नहीं हो सकती है। हम चौधरी निसार के चेहरे पर दहशतगर्दों के यारों का जो एक उसके ऊपर है, असल उसका जो चेहरा है वो कौम को दिखाते हैं। चौधरी निसार को ये बात बुरी लगती है, इसलिए हम पे बरसता है, दहशतगर्दों पर नहीं बरसता। और यही वजह है कि चौधरी निसार बार बार हमें बुरा भला कहता है। और ये बात हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट है उससे हमारी बात को उन्होंने सच साबित किया है। और जस्टिस जो फायज ईसा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजों में से एक जज हैं, वो पीपल्स पार्टी के कतन किसी तरफ से भी हमदर्द नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी ने वो रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट बना के उनको दी थी। तो वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद होती है। चौधरी निसार को पीपल्स पार्टी से ये तकलीफ है और वो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे डील की इल्ज़ामात के हवाले से। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि जनरल राहील शरीफ साहब जो सऊदी अरब में फ़ौज की कमान करने के लिए जा रहे हैं, उस पर तहरीक इंसाफ ने जो एक स्टैंड लिया है उसकी वजूहात क्या है, कितना रियलिस्टिक है ये स्टैंड ऑफ। नाज़रीन वेलकम बैक। अब चलते हैं एक और बहुत अहम और बहुत ही दिलचस्प इशू की तरफ। पाकिस्तान के साबका मिलिट्री चीफ जनरल राहील शरीफ साहब सऊदी क्रिएटेड और सऊदी लेड जो मिलिट्री अलायंस है, जैसे मुस्लिम नेटो का भी नाम दिया जा रहा है, उसे लीड करेंगे और उनको इसकी इजाज़त और एनओसी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिल चुका है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले बता चुके हैं। मगर उसके बावजूद ऐसा लगता है कि एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के सियासी और इंतज़ामी और हुकूमती ढांचे में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत अभाम पाया जाता है, जिसका बड़ा क्लियरली पता चल रहा था जब एक दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने अपनी वीकली ब्रीफिंग की। यहाँ 2 किस्म के आर्गुमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। वो लोग जो सपोर्ट करते हैं जनरल राहील शरीफ साहब के जाने को और पाकिस्तान के इस मिलिट्री अलायंस में होने को, वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि एक नया ऐसा अस्करी ढांचा बन रहा है मुस्लिम दुनिया में, मशरक़ वुस्ता में, जिसमें पाकिस्तान को एक फुटहोल्ड मिलेगा, प्रेजेंस होगी, पाकिस्तान का लेवरेज बढ़ेगा, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में एक रोल प्ले कर सकेगा, पाकिस्तान के कद में इजाफा होगा और पाकिस्तान इन तमाम ममालिक में अपने इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से प्रिजर्व करेगा, ऑर्केस्ट्रेट करेगा। जो मुखालफत कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस अलायंस के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत को पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ में घुस रहे हैं, और मशरक़ वुस्ता में जो फॉल्ट लाइन्स हैं, सऊदी इंटरेस्ट एक तरफ और दूसरी तरफ ईरानियन इंटरेस्ट में, तो हम किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि तारीख में हुआ जब हम अफगानिस्तान की जंग और दूसरे मसाइल में जाके फंसे हैं। जो अब अभाम है फॉरेन ऑफिस का, वो कल इस ब्रीफिंग में बड़ा क्लियरली विजिबल था, जिसका टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, राहील शरीफ साहब जो है वो इज़ अ सिविलियन, ठीक है ना, ही इज़ नो मोर इन दी सर्विस। तो आई थिंक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो शायद फॉरेन ऑफिस के ज़ुमरे में इस तरीके से नहीं आते हैं। ये जो फोर्स बनी है ये काउंटर टेररिज्म के लिए बनी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो भी बनने हैं। मुझे इससे ज़्यादा इसके ज़्यादा बारे में पता नहीं है। ज्वाइन करेंगे तभी तो होगा ना, ज्वाइन करेंगे तभी तो बैठ के बात करेंगे। तो ज्वाइन किया हुआ है ना, इसमें ये तो बहुत पहले हो चुका है। यानी हम देखते हैं कि फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि ज्वाइन हम बहुत पहले कर चुके हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी हमें ज़्यादा पता नहीं है, ज्वाइन करेंगे तो टर्म्स एंड रेफरेंस का पता चलेगा, लेकिन ज्वाइन पहले कर चुके हैं। और फिर भी बहुत ही दिलचस्प डेफिनेशन के राहील शरीफ चूँकि अब सिविलियन है, इसलिए फॉरेन ऑफिस उसके बारे में कॉमेंट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एनओसी जो है वो हुकूमत ने दिया है, लेकिन फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि वो सिविलियन है, वो कॉमेंट नहीं कर सकते। ये तो एक अभाम है। लेकिन पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी यानी सियासी जमात है, जो मेन ऑपोजिशन जिससे तस्वर किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसकी मुखालफत कर रही है। ये मुखालफत किन बुनियादों पे कर रही है, इस पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन जनाब फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो साहब, आपकी मुखालफत जो है वो मुखालफत बराए मुखालफत है, दिस इज एन ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, ये इसकी कोई तुक है, इसका कोई प्रिंसिपल है?
देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो मुल्की सलामती के फ़ैसले हैं वो सियासत बराए सियासत पे नहीं होते। हमारी बड़ी इसके ऊपर एक डीप थिंकिंग हुई है, हमने इसके ऊपर बड़ा सोचा है। और जो बुनियादी मामला है, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में उसको समराइज़ किया और दोनों आर्गूमेंट्स जो हमें सामने रखे, इसके दो हिस्से हैं। एक ये है कि तरीक़ाकार क्या है ये फ़ैसला करने का, और फिर फ़ैसला जो है उसकी अज़ खुद क्या अहमियत है। अब देखिए कि जो तरीक़ाकार है उसमें पार्लिमान का इजलास हुआ यमन के मामले के ऊपर, और वहाँ पर एक जो रेजोल्यूशन की गई उसका एक जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता था वो ये था कि मशरिक़ वुस्ता के मामलात से ख़ुद को तनाज़ात से पाकिस्तान ने अलहदा रखना है। अब उस वहाँ पर जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया, वहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, 14 लाख लोग अपनी जान से जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, और वहाँ का जो मशरिक़ वस्ता में बहने वाला खून है वो पूरी दुनिया में बोल रहा है। क्या ये मुनासिब होगा पाकिस्तान के लिए कि हम इन तनाज़ात में बराह रास्त एक पार्टी बन जाए? लेकिन पाकिस्तान के बारे में फिलहाल ये है, हुकूमत और ISPR दोनों इस चीज़ की वजाहत कर चुके हैं कि पाकिस्तान का जो ब्रिगेड वहाँ जा रहा है वो भी यमन के मामले से दूर रहेगा, उस जंग में शामिल नहीं होगा, और पाकिस्तान इसी मिलिट्री अलायंस में ईरान या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई रोल प्ले नहीं करेगा। बल्कि पाकिस्तान के साबका चीफ जो है वो ये कह चुके हैं, राहिल शरीफ साहब, कि हम चाहेंगे कि ईरान को इसमें लेकर आएँ, उसके साथ रवाबित हों। पाकिस्तान के करंट मिलिट्री चीफ की कहते हैं कि हम ईरान के साथ बेहतर रिलेशनशिप मिलिट्री चाहते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं वो तो दूसरी तरफ है। ये जो आपने गुफ्तगू की है, ऐन मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन सवाल ये है कि अभी आपने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग जो है कि आप देख लें उसमें कितनी कन्फ्यूज्ड ब्रीफिंग है। आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान कैसे किया, एक तरफ पार्लिमान का सेशन होता है, वहाँ पे रेजोल्यूशन होती है, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब एक TV प्रोग्राम पे जाते हैं और कह देते हैं हमने NOC दे दिया है, और उसके फ़ौरन बाद कादिर बलोच साहब जो इसी काबीना के इंतहाई अहम रुकन है वो कहते हैं कि राहिल शरीफ साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो आप इन तीन अशखास को जिन्होंने हुकूमत की तरफ से बात की है, इन्हीं को सामने रख लें तो आपको मालूम होगा कि खुद हुकूमत के अंदर किस कदर ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी फैसला होना चाहिए कौमी सलामती का, इतना अहम फैसला होना चाहिए, वो सिर्फ एक मतलब ख्वाजा आसिफ साहब तो पहले भी आपको पता है एक दफ़ा वो इंडिया को एटम बम मार देने की धमकी दे चुके हैं, एक दफ़ा एक फेक न्यूज़ के ऊपर उन्होंने इसराइल को एटम बम मार देने की धमकी दे दी। तो एक इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है हुकूमत का कौमी सलामती के मामलात की तरफ। और ये राहिल शरीफ साहब का जो मामला है, हम ये समझते हैं कि कतई नज़र इस बात के कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप ये तो इत्तफाक करेंगे कि राहिल शरीफ साहब के ये जो फैसला है ये कोई शख्सी फैसला नहीं है। अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब की हुकूमत NOC पाकिस्तान की हुकूमत से ना मांगती और सीधा सीधा एक मामला हो जाता। और फिर राहिल शरीफ साहब की जो अहमियत है वो ये है, असल अहमियत तो ये है कि वो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह रहे हैं और उनकी इस तनाजुर में अहमियत है। लिहाजा जब पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक सरबराह पाकिस्तान की हुकूमत की मर्जी से एक फ़ौज के एक इत्तेहाद की सरबराही करने जा रहे हैं तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता होना चाहिए। आप ये इशारा कर रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन चुके होंगे जिन्हें पाकिस्तान के अवाम से और मीडिया से छुपाया जा रहा है, हुकूमत को टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पता होगा? इज दिस व्हाट यू सजेस्टिंग? देखिए, हमें नहीं पता, हम तो अपोजिशन में हैं, हमें क्या पता कि क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बात हुई है। पाकिस्तान की पार्लिमान को ही नहीं, पाकिस्तान की काबीना को भी नहीं पता कि क्या फैसले हुए हैं। मुझे आप बताइए कि क्या हम एक बनाना रिपब्लिक हैं जहां पर इस तरह से फैसले किए जाएं? क्या हम एक जमहूरी रियासत हैं? हम ये नहीं है कि सऊदी अरब के बादशाह ने अगर एक बात कह दी है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी आगे से उनको बताएं कि मैं भी अपने मुल्क का बादशाह हूँ और मैं भी ऐसे ही फैसले करता हूँ जैसे आप करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। अगर तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, अगर पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की फैसला साजी में कोई असर है, यहाँ पर हक है, तो फिर तो ये मामलात पाकिस्तान की पार्लियामान ने तय करने हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान में आप बात लाइए, लेकिन बहुत से अहम फैसले तो बहरहाल एग्जीक्यूटिव को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को करने होते हैं। मतलब अगर फैसले एग्जीक्यूटिव करता है ना, सारे फैसले तो पार्लियामान नहीं करती। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है, एग्जीक्यूटिव फैसले करता है अगर पार्लियामान की राय और मंशा उसके कंट्रेरी ना हो। यहाँ पर पार्लियामान की एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन मौजूद है, पार्लियामान का एक मुत्तफिका फैसला मौजूद है। क्या एग्जीक्यूटिव जो है उस फैसले को इस तरह से वायलेट कर सकता है? उन लोगों को आप क्या बताएंगे? आखिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा असर स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, वो ये समझती है कि अगर एक ऐसा नया मिलिट्री अलायंस खड़ा हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस है, एक पाकिस्तानी जनरल उसको लीड करता है, तो पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर
एक फुटहोल्ड मिलता है इंटेलिजेंस शेयरिंग में, टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान को पता चलती हैं। पाकिस्तान अपने मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, उसके कदो कामत में इजाफा होता है, उसका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ता है मशरिक़ वस्ता में। इन सब चीज़ों को क्या जवाब? देखिए, यही स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस की बातें कर करके हमने अफ़गानिस्तान में जो है जो अपना रोल रखा, और हमें अब तक हम उस रोल को जो है वो कर्ज कर रहे हैं। हम कंबल से जान छुड़ा रहे हैं, कंबल हमारी जान नहीं छोड़ रहा। मिडल ईस्ट का जो तनाज़ा है, मशरिक़ वस्ता का जो तनाज़ा है, वो अफ़गानिस्तान के तनाज़े से बहुत बड़ा है, और उसके पास जो उसमें जो वसाइल हैं, उसके जो पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व है, जो असलहा, जो दुनिया की ताकतों का इंटरेस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है, वो अफ़गानिस्तान से कई गुना बड़ा है। आपको ये लगता है कि ये फैसला सही है, तो आपको पाकिस्तान की पार्लिमान का कंसेंसस देना होगा। आपको लगता है फैसला सही नहीं है, एक खालिस्तान सियासी सवाल है कि तहरीक इंसाफ ने एक पोजीशन ले ली है, बाकी सियासी जमातों ने अगर वो इसको नहीं भी एग्री करती तो खुल के पोजीशन बहरहाल पीपल्स पार्टी और जमातों ने नहीं लिए। क्या ये पोजीशन लेना सियासी जो ली है इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, राहील शरीफ बड़े पॉपुलर हैं, बहुत सी एक प्रो मिलिट्री लॉबी है, प्रो सऊदी लॉबी भी है, आप उन सबको नाराज कर रहे हैं? क्या सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए ये सही था इतना खुल के पोजीशन लेना, अपने आप को इस कंट्रोवर्शियल फैसले में डालना? देखिए, हमारी जो पोजीशन है वो किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम सऊदी लॉबी के खिलाफ हैं, ना ही हम राहील शरीफ साहब का जाहिर है कि बहुत ज़ाती एहतराम है और उनका बहुत कद है पाकिस्तान में, और हमें यह भी यकीन है कि सिर्फ ये उनकी ज़ात का एक मामला नहीं है, और उनको भी ये पता है कि उनकी ज़ात का मामला नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमने पाकिस्तान का मुफाद सामने रखना है, या हमने यहाँ पे ईरानियन लॉबी और सऊदी लॉबी या फलानी लॉबी या फलानी लॉबी को देखना है। हमने तो जो बहैसियत एक सियासी जमात पाकिस्तान का हमारे नज़दीक जो मुफाद है वो सबसे अहम है, और हमने किसी भी लॉबी को खुश करने के लिए तो फैसले नहीं करने हैं। हमने ये देखना है कि अल्टीमेटली, और पाकिस्तान में आप देखें सियासी क़यादत में ये जुर्रत होनी चाहिए कि अगर कोई लॉबी खिलाफ भी होती है, बोलती भी है, तो वो अपना जुर्रतमंदाना फैसला कर सके। और इमरान खान ने तो हमेशा ही इस तरह की जुर्रतमंदाना बात की है, जो लगा है कि उनके पाकिस्तान के मफाद में है। हमने कोशिश की है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इमरान खान सेल्फलेस हैं इस मामले में, आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक ये फैसले का ताल्लुक है, हम ये कह रहे हैं कि आप प्रोसेस तो सही इसके लिए अपनाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पोजीशन आपकी जमात ने ले ली है कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस कह के आपने छोड़ दिया या फॉलो अप करेगी पीटीआई इस पे? नहीं, देखिए, इसको फॉलो अप पाकिस्तान में हर शख्स को करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी जमातों को कह दिया, पोजीशन ले ली है, कुछ करना है आपने? देखिए, हमने ये पोजीशन ली है। इसके ऊपर जो कमेटी एक इमरान खान साहब ने पहले भी, जो खारजा के ऊपर हमारी कमेटी है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर शीरीन मज़ारी हैं, शफकत महमूद साहब हैं, और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब हैं, ये तमाम लोग बैठ के अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनका हम असद उमर साहब हैं, हम ये ऑप्शंस अभी देख रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मुतासर हुआ है और हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में जाएंगे, कमेटी में जाएंगे, या कि कॉल अटेंशन नोटिस दिया जाए ताकि पूरे जॉइंट सेशन दोबारा बुलाया जाए और उसमें इस मामले को डिस्कशन किया जाए। अभी हम इसके ऊपर अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें हुकूमत का भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन जनाब फवाद चौधरी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे राहील शरीफ साहब के सऊदी लेड मिलिट्री अलायंस को लीड करने के हवाले से। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।